साथियों नमस्कार। आपका हमारे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी से। नमस्कार सुधीर जी, आपका स्वागत है। जी। नमस्कार सुधीर जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुख्य पार्टी है। वर्तमान में भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है और उत्तर प्रदेश में चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में समाजवादी पार्टी की अहमियत भारतीय राजनीति में हर कोई राजनीतिक पंडित, राजनीतिक जानकार मानता है। पार्टी ने आपको कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को किनारे करके जिले की बागडोर सौंपी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी मुख्यतः जो गरीबों और पिछड़ों की और जिन्हें मुख्य धारा में जोड़कर नहीं देखा गया उनकी समाजवादी पार्टी बेसिकली कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का जन्म आंदोलन के रूप में हुआ था। जब आंदोलन से पार्टी निकली है तो यहाँ जिस कार्यकर्ता को कोई भी पदाधिकारी बनाया जाता है तो देखा जाता है कि वो उसमें लड़ने की क्षमता कितनी है। पीछे भी हमारे साथी जो पहले भी संगठन रहा है, बहुत अच्छा लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छा उन्होंने भी संघर्ष किया है। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मैं भी पार्टी को पूरा समय दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी समाजवादी रहा है। जिले में सबसे पहले जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तो मेरे बड़े भाई स्वर्गीय विक्रम सिंह भाटी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, और जब गौतम बुद्ध नगर जिला नहीं होता था, गाजियाबाद जिला होता था, तो गाजियाबाद जिले के प्रथम जिलाध्यक्ष थे। तो समाजवादी पार्टी में बचपन से ही आस्था है और समाजवादी पार्टी के ही हमेशा हमने साथ दिया है, हमेशा पार्टी में रहे हैं। तो हमारी समाजवादी पार्टी में आस्था को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। सुधीर जी, एक इस जिले को लेकर के एक विडंबना रही है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर के लोगों के बीच एक जादू चला था और जो बहुजन समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करके प्रदेश की सत्ता में आई थी, उसको समाजवादी पार्टी ने हटा करके उनसे सत्ता छीनने का काम किया था। सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी आई थी। उस समय भी जिले के अंदर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन औसत रहा या बहुत अच्छा नहीं रहा। तो जब इस समय केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी, जो आपका मुख्य विपक्षी दल भी है, सत्तासीन है, सत्ता में है, उसकी लहर है, उसका एक दोनों जगह कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में आप पार्टी को प्रदेश में कहां पाते हैं और जो आगामी 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव हैं उनके लिए जिले में आप पार्टी के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष का रास्ता अपनाया समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये जनपद पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी बहन मायावती जी का गृह जनपद है। इस वजह से गृह जनपद होने के नाते लोगों की बहुजन समाजवादी पार्टी में ज़्यादा आस्था थी। समाजवादी पार्टी ने उस समय भी संघर्ष किया। जितने भी समाजवादी लोग हैं उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाकर समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम किया, बहुत मजबूत स्थिति में रहे। समाजवादी पार्टी पिछले 2014 के चुनाव में भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, लगभग 4 लाख वोट हमने पाए। 2019 में भी समाजवादी पार्टी लगभग 6 लाख वोटों से, समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 6 लाख वोट पाकर दूसरे नंबर की पार्टी रही। और कहीं ना कहीं हम अगर पिछड़े तो यहाँ पर देखो, नोएडा जो आधिकरण का शहर कहा जाता है, ये यूपी का शो विंडो है और यहाँ पे बहुत से लोग जो है फ्लैट में और सेक्टरों में, जिनकी मानसिकता पूर्व में भी कांग्रेस और भाजपा की रही है, जिस कारण समाजवादी पार्टी की आस्था, समाजवादी पार्टी की लड़ाई उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो तब भी जिले में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में थी और मजबूत स्थिति में हमेशा संघर्ष किया है। 2024 की बात अगर हम कहें तो समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में है और चुनाव जीतने की स्थिति में है। भाजपा की जितनी भी नीति हैं
भाजपा ने पिछले 9 साल, 9.25 साल का शासन हो गया है। जो लोग भाजपा में आस्था रखते थे, चाहे वो सेक्टर्स वाले हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले हों, जो कभी प्रत्याशी का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन वो केवल भाजपा में उनकी श्रद्धा थी, केवल कमल के फूल देखकर ही, वो चुनाव चिन्ह देखकर ही वोट डालते थे। अब भाजपा की नीतियों के कारण वो भाजपा से वो वर्ग हट चला है। भाजपा की चाहे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हों, वो किसी का भी आम जनमानस से कोई जुड़ाव नहीं है, कोई काम नहीं हो रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है किसी तरह का भी। हमारे कहने के लिए तो वीआईपी जनपद कहा जाता है, लेकिन आज भी मैं जनपद में ऐसी जगह दिखा दूंगा कि जहां 2-2 फुट सड़क में गड्ढे पाए जाते हैं, कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं है। एक भी चीज बीजेपी के अगर किसी भी जनप्रतिनिधि से हम ये पूछ लें कि जब से आपकी सरकार बनी है, प्रदेश में लगभग 7 साल हो गए और सेंटर में लगभग 9.25 साल हो गए, क्योंकि ये दिल्ली के नजदीक का जिला है, तो यहाँ पर ज्यादा संभावनाएं होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए था। लेकिन विकास के नाम पर प्रदेश की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, कोई एक काम ये नहीं गिना सकते कि ये जो है प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की नीति के कारण हुआ है। सुधीर जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि समाजवादी पार्टी की जो शुरुआत थी वो संघर्ष से है, और मुख्य रूप से जो ग्रामीण परिवेश है या जो लोग किसान मजदूर हैं, वह एक कैडर वोट बैंक रहा है समाजवादी पार्टी का। लेकिन जिले के अंदर आप खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि एक वर्ग जिसको फ्लैट कल्चर बोलते हैं, जिसको नगरीय कल्चर बोलते हैं, उसके कारण आपका प्रतिद्वंदी जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वह आपके ऊपर एज ले जाता है, पकड़ बनाता है। तो इस बात को तो आप स्वीकार रहे हैं कि जो एक फ्लैट कल्चर वाले मतदाता है वह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि आगामी 2024 के चाहे लोकसभा चुनाव हो या आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव रहेंगे, उनमें भी यह लोग एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो आप उनके बीच अपनी पार्टी को, नीतियों को ले जाने में अपना उनके बीच पहुंच करके उन लोगों को कन्विंस करने का क्या एक रणनीति क्या है, या उन पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को ध्यान में रखकर जो एक विशेष फ्लैट वाला कल्चर है, उन लोगों को न जो भाजपा में जो आस्था दिखाई थी, वो उस आस्था पे खड़े नहीं उतर पाए, कोई काम नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। और समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के तुरंत बाद उन लोगों के बीच में जाने का संपर्क किया है। उन लोगों की जितनी उन्होंने उम्मीद की थी भाजपा से अपना काम कराने के लिए, अपने उनके जो मुद्दे हैं मुद्दे हल कराने के लिए, लेकिन भाजपा ने कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। भाजपा को वो वोट बगैर मांगे वो वोट मिल गए। तो इसी वजह से जो प्रचंड बहुमत जिसे कहते हैं, वो प्रचंड बहुमत उन लोगों की आस्था, उन लोगों की मेहनत थी, लेकिन भाजपा ने उन लोगों की मेहनत और उनके वोट को नकार दिया। वही लोग समाजवादी पार्टी चुनाव के बाद डे 1 से उन लोगों के बीच में है, उन लोगों की समस्याओं को लेकर बीच में है, और उन लोगों में से बहुत ही बहुतायत संख्या में वो लोग हमारे संपर्क में हैं। हम उनके दुख में, सुख में, उनकी समस्याओं को लेकर जिले में आगे बढ़ते हैं, और वो ही आज की डेट में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से वही लोग जुड़े हुए हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि आप पिछली जो रणनीति की विफलता रही, उससे अनुभव लेते हुए आप फ्लैट कल्चर के बीच लोगों के बीच जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए एक बात और, आपको जैसे ही आप जिलाध्यक्ष बने, तो जिलाध्यक्ष बनने के कुछ समय बाद ही, या कहें कि जिलाध्यक्ष बनने के साथ ही आपका एक लिटमस टेस्ट हुआ और आपके नगर निकाय चुनाव में आपको जाना पड़ा। उस समय हो सकता है आपकी टीम भी गठित नहीं हो सकी थी। परिणाम आप जानते हैं कि जिले में 1 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत सपा की झोली खाली। इसे क्या देखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप स्वयं ही कहते हैं कि तब तक मुझे 1 महीने ही हुआ था अध्यक्ष बने हुए। मैं ये नहीं कहता कि मैं अध्यक्ष नहीं बनाता तो पार्टी कमजोर थी। पार्टी अपनी जगह मजबूत थी उस स्थिति में, और काम पार्टी का काम उस स्थिति में भी हो रहा था जब पहले अध्यक्ष थे। ये हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की निकाय चुनाव में, और जो एक उत्साह देखने के लिए मिल रहा था, समाजवादी पार्टी से लोग जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के लिए वोट प्रचार प्रसार करने के लिए आम जनमानस स्वयं घर से निकल रहा था, और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। मैंने ही लोगों से सुना था
लोग सड़कों पर निकल कर कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का जनादेश लगातार बढ़ रहा है और इतना समाजवादी पार्टी में कभी जोश नहीं आया। सारे नेता एक बैनर तले, एक झंडे तले मिलकर समाजवादी पार्टी को जिताने की कोशिश की थी। और दादरी में तो ये हाल था कि मुझे स्वयं भाजपा के नेताओं ने, कई ने बधाई दी थी कि ये सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, लेकिन वही पुराना राग। अब इसमें आप कुछ भी समझ सकते हैं कि लास्ट में रिजल्ट क्या रहा, क्या नहीं रहा, ये आपके सामने है। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव धांधली के बारे में आप कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, हम इनसे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन सत्ता पक्ष कहता है कि जब चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी के हक में जाता है उस समय उनके लिए ईवीएम और चुनाव मशीनरी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जब चुनाव परिणाम उनके विपरीत चला जाता है तो वो इस तरह के बहानेबाजी करते हैं। हमने अभी जब घोसी का चुनाव परिणाम आया था तो जब भाजपा के नेताओं से, पार्टी प्रवक्ताओं से बात पूछी तो उन्होंने हार को स्वीकार किया और कहा कि भाई देखिए, हम तो कहते हैं कि हार हुई है, समाजवादी पार्टी जीती है, हम अपना विश्लेषण करेंगे, लेकिन कम से कम हम विरोधियों की तरह ईवीएम और चुनाव मशीनरी को दोष नहीं दे रहे हैं। देखिए, जहां तक ईवीएम का बात है, ईवीएम पे तो समाजवादी पार्टी नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, जिन लोगों ने, जहां से ईवीएम का उद्भव हुआ था, जिन देशों ने सबसे पहले ईवीएम मशीन आई थी, उन लोगों ने इसको बैन कर रखा है। तो ईवीएम पे तो सवाल कोई हम नहीं उठा रहे, ईवीएम पे तो वो लोग उठा चुके हैं जिन्होंने ईवीएम की शुरुआत की और फिर बाद में बैलेट पेपर पे आ गए। तो ईवीएम है, मशीनरी है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। बाकी घोसी का चुनाव के लिए कह रहे हैं, घोसी का चुनाव जो समाजवादी पार्टी अपनी एकता के बल पर और अपने स्थानीय मुद्दों के बल पर और जो बीजेपी सरकार की विफलता उसके पर चुनाव जीती। देखिए, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो केंद्र की या भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए है उसको टक्कर देने के लिए गैर भाजपाई दल एक गठबंधन INDIA, इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं इसको, उसका रूप दे रहे हैं, उसको बना रहे हैं, अस्तित्व में लाने के प्रयास चल रहे हैं। 2-3 मीटिंग भी हुई, पटना, बेंगलुरु, मुंबई। तो अभी सीट शेयरिंग और कई सारी नीतियों पर चर्चा होगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का क्या लाभ हो सकता है? क्योंकि यदि गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस से और यहां तक कि समाजवादी पार्टी से गठजोड़ करके समाजवादी पार्टी देख चुकी है। गठबंधन का समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। देखिए, ये एक जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है, इससे जिस दिन से गठबंधन बना है उससे लोगों में एक आस जगी है, एक आस जगी है इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी शासन के खिलाफ, कि जो लोग ये अपनी मनमार्जी और हिटलर शाही का रूप देते हैं उससे तोड़ने के लिए एक ये गठबंधन बना है। बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात पूरे भारतवर्ष की है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, पूरे भारतवर्ष का चुनाव है। तो भारतवर्ष में जहां भी अब जो भी प्रदेश के गठबंधन होते हैं वो प्रदेश स्तर तक रहते हैं। जो देश स्तर का गठबंधन होता है वहां जरूरत होती है एक मजबूत विपक्ष के रूप में, और इंडिया गठबंधन एक मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा के सामने आया है। और जिस दिन से ये गठबंधन बना है उस दिन से ही भाजपा की नींद उड़ी हुई है। सुधीर जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वैसे तो भारतीय राजनीति में धर्म को लेकर के काफी चर्चा रहती है और राजनीति और धर्म काफी मिक्सअप हो चुके हैं भारतीय राजनीति में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, विशेष रूप से दक्षिण भारत के जो दल हैं, उनके द्वारा सनातन धर्म को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कहीं पर सनातन धर्म को महामारी से जोड़ के देखा जाता है, कहीं पर सनातन धर्म को खत्म करने की बात आती है। तो ये चूंकि इंडिया अलायंस जो बन रहा है उसके घटक दल हैं, आप भी, आपकी पार्टी भी उसका एक घटक दल है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो इंडिया घटक दल है वो बहुत बड़ा पूरे देश का गठबंधन है। हर पार्टी की अपनी अपनी नीति हो सकती है, अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन को बढ़ चढ़ कर किया है। हमारे बड़े नेता बोल चुके हैं कि सनातन में हमारी श्रद्धा है, हम सनातनी हैं। हमारे जो प्रदेश के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राम गोपाल जी हैं, शिवपाल जी हैं, वो चैनलों पर बोल चुके हैं कि सनातन हमारी प्राथमिकता है।
अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी अगर बोलते वो उसकी विचारधारा है, हम इसके नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन चूंकि आप उसी घटक दल है उसी गठबंधन के, और घटक दल की एक कहते हैं कि एक जिम्मेवारी होती है, कलेक्टिव जिम्मेवारी होती है, कोई तो भी उसके कहीं ना कहीं एक, चूंकि आपकी तरफ से इस चीज का बहुत मुखर या इस तरह का कोई नहीं दिया गया है कोई भी बयान, तो घटक, ऐसे में उसके छींटे तो आपके ऊपर पड़ते हैं, जवाब तो आपसे मांगा जाता है। मैं बिल्कुल मानता हूं, कोई भी घटक दल हैं, अब वो हम इसी चुनाव में एक हुए हैं, एक गठबंधन हमारा बना है, लगभग 6 महीने से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिन लोगों की विचारधारा, जिन लोगों का अपने पार्टी का बैकग्राउंड वो पहले जैसा हो सकता है, हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये जो सवाल उठता है इसमें हम अपने नेताओं से इस बात को पहुंचाएंगे, और जो भी चीजें होगी वो सबको साथ लेकर चलने वाली चीजें होंगी। एक बात ये भी आती है सुधीर जी, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपकी पार्टी में अभी विधानसभा चुनाव में से पूर्व ही भाजपा को छोड़ करके आपके पार्टी में गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिन बातों को कह रहे हैं उन बातों का संज्ञान उन्हें, उनका ज्ञान पहले भी था, लेकिन वह हिंदू, रामचरितमानस, उनको लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो जरा इस पर बताएं, क्योंकि इसको लेकर के अखिलेश जी भी अभी शायद बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं। अखिलेश जी स्पष्ट कर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले आपने शायद नहीं देखा होगा, एक माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव जी हैं, उन्होंने कहा है कि सनातन को लेकर हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है, समाजवादी पार्टी हमेशा सनातनी धर्म को अपनाती हुई चली है, सनातनी धर्म के साथ है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ बयान पार्टी के लिए देते हैं, उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन हमारा और पार्टी की लाइन ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा सनातन धर्म को साथ लेकर चलती है। आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि सनातन का बिखराव हो, और जिस तरह से MY फैक्टर पहले था, तो एक नया प्रयोग समाजवादी पार्टी करना चाहती है, जिसके लिए PDA वाली जो बात है, ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो कहते हैं उसको मजबूत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का कर रहे हैं जिससे कि दलित वोट बैंक इधर आ सके। तो क्या कहेंगे विरोधियों के? सनातन धर्म से और PDA का कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म अलग चीज है। समाजवादी पार्टी हमेशा सनातन धर्म का को मानती आई है और सनातन धर्म में विश्वास रखती आई है। बात PDA की आती है तो PDA अलग है। PDA पिछली जो जातियों को एक करके उनकी लड़ाई लड़ने का लिए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फॉर्मूला दिया है, हमेशा समाजवादी पार्टी का जन्म पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ मिलाकर पार्टी की लाइन को आगे चलाना हुआ है। PDA का उसी और पार्टी आज भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को मिलाकर आगे बढ़ेगी और इसी फॉर्मूले पे चलेगी। इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। आप कह रहे हैं कि सर्व समाज को साध करके पार्टी है? जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से सर्व धर्म को साथ लेकर चलती आई है और आज भी यही फॉर्मूला है। समाजवादी पार्टी सब धर्म को लेकर साथ चलेगी। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वैसे तो आपकी लड़ाई प्रदेश में भाजपा से है, बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव दर चुनाव कमजोर पड़ती जा रही है, और यही उम्मीद भी लगाई जा रही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला, भले ही PDA इंडिया गठबंधन की बात हो रही हो, लेकिन उसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यानी मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आप बहुजन समाजवादी पार्टी को अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि पूर्व के जो चुनाव परिणाम है, जो ट्रेंड है, वो बताते हैं, उपचुनाव परिणाम मुख्यतः, कि जब जब चुनाव से मायावती बाहर रहती है उसका फायदा आपको हो जाता है। और आप चाहे कई मैं उदाहरण बता सकता हूं, और घोसी उपचुनाव को इससे जोड़ के देख सकते हैं, कैराना रहा, उससे और पूर्व भी रहे। लेकिन जब जब बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान में होती है तो उसका अधिकांश नुकसान समाजवादी पार्टी को देखने को मिलता है। तो इस बहुजन समाजवादी पार्टी को आप कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं, और इससे कैसे आप, अगर चुनौती है तो कैसे लड़ने की स्ट्रेटेजी आपकी होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की और सब समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बात बसपा की आती है तो बसपा समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बसपा का हाल आप स्वयं देख चुके हैं, क्योंकि सब आप जैसे पत्रकार बंधु ही बताते हैं कि जो बसपा है वो भाजपा की B टीम कहा जाता है।
ये मैं नहीं कह रहा, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि बी टीम माना जाता है, जहां इन्हें अपना फायदा दिखता है। अब वो क्या कारण हो सकते हैं कि बीजेपी से हाथ मिलाने का, आगे की लड़ाई है, पीछे की लड़ाई है, आगे से हाथ मिला हुआ है, पीछे से हाथ मिला हुआ है, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी ने पहले भी साफ और खुले मन से बसपा से पहले गठबंधन किया था। उसमें गठबंधन में भी जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी ने सर्व समाज को साथ लेकर सबको सम्मान दिया था और उसी का कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुले दिल से जो बसपा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो सम्मान दिया, उसी की दिशा में है कि आज समाजवादी पार्टी के साथ जो बहुतायत में, भारी संख्या में जो बसपा का वोटर है वो समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसका घोसी का चुनाव के लिए आप कह रहे हैं, घोसी के चुनाव में देखिए समाजवादी पार्टी को सर्व समाज ने वोट दिया है और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ाया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुए हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे कांग्रेस से हो, बसपा से हो, तो बताते हैं कि गठबंधन का लाभ समाजवादी पार्टी को उतना नहीं मिल पाता है जितना लाभ दूसरे घटक दल को मिल जाता है। और एक बात मैं और पूछूंगा कि जो ये इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, अभी जैसे घोषित चुनाव आया तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनका बयान था जरा जी का कि समाजवादी पार्टी ने मतलब एक तरह से वादा खिलाफी की है गठबंधन में रह करके, क्योंकि उनकी बागेश्वर जो सीट थी वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था। तो वो लोग अजरा तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भी घोसी की जीत को लेकर के आप गलतफहमी का शिकार मत होइए, हमने आपको समर्थन किया और आपने वादा खिलाफी करके बागेश्वर में कैंडिडेट उतारा। तो दोनों बातों को जरा बताइएगा। अजय राय जी के इस बयान से मैं न तो मैंने सुना है और न मेरी जानकारी में है। मैं तो अजय राय जी की वो चिट्ठी मेरे पास भी है, सोशल मीडिया पर भी है और वो बयान भी मेरे सामने है कि जिसमें अजय राय जी ने स्वयं वो चिट्ठी दिखाते हुए कि इंडिया गठबंधन के लिए, घोसी चुनाव, उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे और उन्होंने वो सीट दिखाई थी। अब बागेश्वर चुनाव के लिए वो मेरे बयान क्या दिया मेरी जानकारी में नहीं है। इंडिया गठबंधन एक है और इन छोटी छोटी बातों को लेकर कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक कार्यकर्ता तक मैसेज हो चुका है कि इस बार जो चुनाव होगा वो इंडिया गठबंधन को साथ लेकर लड़ा जाएगा। चलिए, मैं अपने इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल आपसे पूछते हुए से समाप्त करता हूं कि अभी 2-3 दिन पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बैठक हुई जिसमें शरद पवार जी थे, कांग्रेस के नेता थे। तो उन्होंने एक चिट्ठी जारी की और चिट्ठी जारी करते हुए उन्होंने 14 पत्रकारों के बहिष्कार की बात की। समाजवादी पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी की अलंबरदार रही है। तो इस फैसले को जो इंडिया गठबंधन की तरफ से है, फिर वही बात है, भले ही फैसला वहां लिया गया लेकिन आप एक घटक दल हैं, तो सवाल तो आपसे भी बनता है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, अभी जो बायकॉट के लिए बता रहे हो, बायकॉट मैं शब्द का यूज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जैसे ये ना तो चैनलों के खिलाफ है, ये उन पत्रकारों के खिलाफ है, गोदी पत्रकारों के खिलाफ है। हमारे भी जो प्रवक्ता हैं वो जाते हैं, जब हम बीजेपी के लोगों से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को वे पत्रकार डिफेंड करने का काम करते हैं। उन्होंने कई बार हमने भी देखा है, लाइव देखा है उसमें। तो समाजवादी पार्टी हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी में हमेशा विश्वास रखा है और जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया को बखूबी ये देखना चाहिए और समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखती आई है, मीडिया में विश्वास रखती आई है। लेकिन जब कुछ चुनिंदा लोग एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता बनकर अगर सामने वाली पार्टी पे करेंगे तो इसके परिणाम ये होने वाले हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कर अपने विचार हमारे इस कार्यक्रम के बारे में हमें जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।